हेलो दोस्तों ये स्टोरी है जो नाम के एक लड़के की। वह हमेशा से ही बेस्ट और नंबर 1 बनना चाहता। इसके लिए वह रोज हार्ड वर्क भी करता था, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद वह अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहा था। एक दिन जॉ पेंडोर के पास गया, अपनी प्रॉब्लम शेयर की। पेंडोर एक रिटायर्ड सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। उन्होंने खूब तरक्की की थी और बहुत पैसे भी कमाए थे। अब वे रिटायरमेंट के बाद दूसरे कंपनीज को ग्रो करवाने में उनकी हेल्प किया करते थे। जो ने पेंडोर को उनके सक्सेसफुल होने का सीक्रेट पूछा, जिसका आंसर पेंडोर ने केवल एक वर्ड में दिया, और वो था गिविंग, मीन्स दूसरों को देना। जो तो काफ़ी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि आजकल की लाइफ में तो केवल कंपटीशन बनकर ही रह गई है। सभी किसी तरह एक दूसरे को हराने में बिजी हैं। ऐसे में दूसरों को देने से भला कैसे किसी को सक्सेस मिलेगी। पेंडोर ने जॉ को एक 1 वीक एडवेंचर के लिए इनवाइट किया, जहां वे जॉ को 5 लॉस ऑफ सीक्रेट्स के बारे में समझाने वाले थे। लेकिन ये लॉस पेंडोर जॉ को नहीं, बल्कि पेंडोर के फ्रेंड्स जॉ को बताने वाले थे। लेकिन एडवेंचर से पहले पेंडोर ने जॉ के सामने एक एग्रीमेंट रखा, जिसमें कहा गया था जो भी लॉ वो सीखेगा उसे उसी दिन उस लॉ को रियल में अपनी लाइफ में टेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ तक कि उसे ये भी बता दिया गया था कि मंडे को उसे ऑनेस्टो, जो कि रेस्टोरेंट के मालिक है, उनसे मिलवाया जाएगा। ट्यूसडे को निकोल, जो कि CEO है। वेडनेसडे को सैम, जो कि फाइनेंशियल एडवाइज़र है। थर्सडे को डेब्रा, जो कि रियल एस्टेट एजेंट है। एंड लास्ट फ्राइडे को 5th लॉ कोई ऐसा शख्स बताएगा जिसकी जॉ को कभी उम्मीद भी नहीं होगी। ये सब सुनने के बाद जॉ एक पल के लिए शॉक था, बट वह इस एग्रीमेंट के लिए और एडवेंचर के लिए भी राजी हो चुका था। दूसरे दिन जॉ पेंडोर के साथ एडवेंचर पर निकल पड़ा, जहां उसकी मुलाकात अर्नेस्टो से हुई। उन्होंने उसे द लॉ ऑफ वैल्यू के बारे में बताया, जिसका मतलब था आप लोगों से पैसे के बदले कितनी वैल्यू प्रोवाइड करते हो। एक सक्सेसफुल बिजनेस का सीक्रेट होता है आप अपने कस्टमर्स को कितनी वैल्यू दे रहे हो, क्योंकि आप जितना वैल्यू ऐड करते हो आपको उतनी ही सक्सेस मिलती है। ऑनेस्टो, जो कि इतने सक्सेसफुल हैं, उनका अपना खुद का रेस्टोरेंट है, जहां पर वे एक शेफ हैं। तो आखिर उनके इतने सक्सेसफुल होने का सीक्रेट क्या है? करीबन 20 साल पहले ऑनेस्टो के पास कुछ भी नहीं था। वह केवल एक छोटी सी स्टैंड पे हॉट डॉग बेचा करते थे, लेकिन साथ ही कस्टमर्स को सर्विस के साथ साथ वैल्यू भी प्रोवाइड करते थे। ऑनेस्टो के पहले कस्टमर्स बच्चे थे। वे हमेशा बच्चों को स्पेशल ट्रीट देते थे। वे हमेशा सारे बच्चों के नाम, बर्थ डेट, फेवरेट कलर, फेवरेट हॉट डॉग फ्लेवर्स सब कुछ याद रखते थे, जिससे बच्चे ऑनेस्टो को काफ़ी पसंद किया करते थे और ऑनेस्टो भी बच्चों को काफ़ी पसंद करता था। इसका रिजल्ट ये आता कि जब भी बच्चे पेरेंट्स के साथ बाहर घूमने जाते तो वे जिद करके उन्हें उस हॉट डॉग के स्टॉल पर ही ले जाते। ऑनेस्टो बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी नाम, बर्थ डेट, कलर्स, पसंद नापसंद वगैरह याद रखता था, जिससे बड़े भी उन्हें काफ़ी पसंद किया करते। मानो उन्हें ऑनेस्टो पर एक ट्रस्ट सा हो गया था। दूर दूर से कस्टमर्स ऑनेस्टो के स्टॉल पर हॉट डॉग्स खाने के लिए आया करते थे। ऑनेस्टो के इतने ज़्यादा वैल्यू ऐड करने के कारण उसके पास कस्टमर्स की लाइन लगी रहती थी। ऐसा नहीं था कि शहर में और हॉट डॉग स्टॉल्स नहीं थी, लेकिन ऑनेस्टो कस्टमर्स को प्रोडक्ट के साथ साथ वैल्यू भी एडिंग करता था, जिससे उसके पास कस्टमर्स की लाइन लगी रहती थी। कुछ एग्जीक्यूटिव्स ने तो ऑनेस्टो को रेस्टोरेंट खोलने के लिए करेज भी किया, जिसमें इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स करेंगे। ऑनेस्टो ने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोला। वह हॉट डॉग्स के प्राइस पर ही कस्टमर्स को 5 स्टार रेस्टोरेंट जैसी सर्विस देता था। कस्टमर्स भी ऑनेस्टो के रेस्टोरेंट में जाना काफ़ी पसंद किया करते थे। वे अपने दोस्तों, रिलेटिव्स को भी ऑनेस्टो के हॉट डॉग्स की इतनी बेस्ट सर्विस के बारे में बताते थे। ऑनेस्टो ने और एग्जीक्यूटिव्स की हेल्प से शहर में अपने नाम से बहुत सारे रेस्टोरेंट खोले। एग्जीक्यूटिव्स भी इस डील के लिए राज़ी हो जाते थे, क्योंकि उनके हिसाब से ये एक अच्छी डील हुआ करती और प्रॉफिटेबल भी।
इसी तरह इतनी ज़्यादा वैल्यू ऐड करने के कारण आज ऑर्नेस्टो इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। लेकिन शायद आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा वैल्यू देने पर आपका तो लॉस होने लगेगा। लेकिन यकीन मानिए बिल्कुल सच नहीं है। कभी भी बिजनेस स्टार्टअप करते वक्त ये मत सोचिए कि आप कितना प्रॉफिट करेंगे, बल्कि आप ये सोचिए कि आप कस्टमर्स को उनके पैसे के बदले क्या क्या वैल्यू दे सकते हो। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप केवल फाइनेंशियल वैल्यू ही दो, बल्कि आप इमोशनल वैल्यू या परफॉर्मेंस वैल्यू भी दे सकते हो। वैल्यू एडिंग बिल्कुल एक नेटवर्क मार्केटिंग की तरह है। आप जितना ज़्यादा वैल्यू देते हो उतने ज़्यादा कस्टमर्स बनते चले जाते हैं। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस और प्रॉफिट दिलाएगा। नेक्स्ट, सेकेंड लॉ, द लॉ ऑफ कंपेंसेशन, जिसका मतलब है कोई ऐसा तरीका ढूंढना जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पाए। निकोल एक स्कूल टीचर है और साथ ही में वो एक एजुकेशन सॉफ्टवेयर कंपनी लर्निंग सिस्टम फॉर चिल्ड्रन इनकी सीईओ भी है। कुछ साल पहले निकोल केवल एक स्कूल टीचर थी जहां ज़्यादा बच्चे नहीं थे। निकोल को ऐसा लग रहा था मानो बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर हो ही ना। बच्चे नॉलेज कलेक्ट करने के बजाय केवल रट्टा मारा करते थे। वह एक नॉर्मल टीचर थी, मगर वह बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। तभी निकोल के दिमाग में एक आइडिया आया। निकोल ने पेरेंट्स और टीचर के लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, उनसे अपने प्लान शेयर किया। उन्होंने कहा कि वह बच्चों के लिए एक ऐसा गेम बनाना चाहती है जिसे खेलने के लिए उन्हें अपना दिमाग लगाना पड़े और साथ ही वे एडुकेट भी हो। निकोल ने एक बच्चे के फादर जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे उनके सामने अपनी बात रखी और उनसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखने की रिक्वेस्ट की। फिर निकोल ने एक बच्चे की मदर जिनका एक छोटा सा एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग बिजनेस था उनसे इस गेम को एडवर्टाइज करने की रिक्वेस्ट की। इसके बाद ये तीनों बिजनेस पार्टनर बन गए और अब यही तीनों लर्निंग सिस्टम फॉर चिल्ड्रन इनके फाउंडर भी हैं। धीरे धीरे ये एजुकेशन सिस्टम इतना फेमस हो गया कि अब निकोल मिलियंस बच्चों को भी आसानी से सॉफ्टवेयर के जरिए पढ़ा पा रही थी। ऐसा केवल इसीलिए पॉसिबल हुआ, या फिर यूँ कहूँ तो इसका सीक्रेट था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करना। अपने प्रोडक्ट को कैसे लोगों के सामने सर्व करें इसके बारे में सोचें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सर्व करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। आई होप आपको ये दोनों लॉस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी बचे 3 लॉस आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा, सैम, डेब्रा एंड वन सीक्रेट मैन के थ्रू।